Hello students, myself Jasbir Singh, your social science teacher. Welcome all of you in the today's debrief session. Today's debrief session we will discussing about the two different topics. So our first topic is role played by communities in conservation. The communities in India have helped conserve the biodiversity. इस चैप्टर में आपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में कई वीडियोस अब तक देखे हैं। तो इस बायोडाइवर्सिटी जो है इसको जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, लोगों के जो सोशल ग्रुप्स हैं, वो कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं इंडिया में स्पेशली। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले टॉपिक में। तो फर्स्ट है बाय पार्टनरिंग विद द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के साथ शेयर डाल के, गवर्नमेंट के साथ मिल के जो कम्युनिटीज़ हैं वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करती हैं। इन सम एरियाज लोकल कम्युनिटीज़ हैव कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी बाय कीपिंग ए चेक ऑन फॉरेस्ट एरियाज एंड प्रिवेंटिंग एनी इलीगल एक्टिविटी दैट में डैमेज दैम। तो कुछ एरियाज़ इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पर जंगल पास लगते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर एरिया है और वहाँ पर कुछ जानवर भी हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम कुछ लोकल कम्युनिटीज़ करती हैं। वो सरकार के साथ मिलके ये काम करती हैं। सरकार के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं उनको वो इन्फॉर्म करते हैं अगर उस एरिया में कोई फॉरेस्ट कटिंग या हंटिंग वगैरह की एक्टिविटी हो रही होती है, तो सरकार गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। For example, the villagers living near the Sariska Tiger Reserve fought against mining with the help of the Wildlife Protection Act initiated by the government. अब सरिस्का टाइगर रिजर्व था, इसके बारे में पहले भी आपको एक बार बताया गया था ऐसे ही डीब्रीफ सेशन में, जहाँ पर वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने, लोकल लोगों ने, जो लोग माइनिंग कर रहे थे उस टाइगर रिजर्व में, जिसके कारण वहाँ की डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँच रहा था, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी लोकल लोगों ने वहाँ के, और उन्हें इसमें हेल्प की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने, जो गवर्नमेंट के द्वारा ही पास किया गया था। इन सम एरियाज लोकल कम्युनिटीज़ हैव टेकन स्टेप्स ऑन देयर ओन टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड हैव रिजेक्टेड द गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट। अब कई एरियाज़ में ऐसा भी होता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं और वो खुद ही अपने आप ही वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं अपनी नेचर के कंजर्वेशन के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट है बाय मेकिंग देयर ओन लॉज। तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लोग अपने ही रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। For example, people of 5 villages in Alwar, Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest area as the Bhairav Dhakau sanctuary and have set their own rules and regulations to protect the wildlife. अब देखिए कि राजस्थान में अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक भैरव देव सेंचुरी है जहाँ पर 1200 हेक्टेयर एरिया जो फॉरेस्ट है उसको लोगों ने खुद ही प्रोटेक्ट किया हुआ है। वहाँ की जो लोगों की लोकल कम्युनिटी है, लोकल एरिया के लोग हैं। फॉरेस्ट बाय एंश्योरिंग कंजर्वेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल बिलीफ। तो देखिए कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों के अपने अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स होते हैं। तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ लोग जंगलों में ट्रीज़ की पूजा करते हैं और जंगली जानवरों की भी पूजा करते हैं। उनको वो अपने गॉड या गॉडेस का वाहन समझते हैं या उनकी उसी रूप में वो पूजा भी करते हैं। तो ये जो धार्मिक कारणों से भी भारत में कुछ कम्युनिटीज़ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करती हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर ट्रेडिशनल बिलीफ आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स। These forests are worshipped by some communities as they are believed to be an abode of their gods and goddesses.
दीज फॉरेस्ट आर नॉट इवन यूज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो देखो कि जो कम्युनिटी है वो उन जंगलों की पूजा तो करते ही हैं, बल्कि उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। वो इनको सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं, और कहते हैं कि ये एक तरह से उनके भगवान की, देवी देवताओं की गोद की तरह है नेचर। और वो ये सोचते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके कहीं ना कहीं वो अपने गॉड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको खुश कर रहे हैं। In addition to forest, communities also consider some plant and animal species as sacred, such as the Mundas and Santhal of the Chota Nagpur region worship the fallow trees, Mahua tree and Kadamba tree। तो देखो भाई, ये जो छोटा नागपुर और संथाल एरिया है, वहाँ पर कुछ लोग ट्रीज़ की पूजा करते हैं, जिनके नाम और पिक्चर यहाँ दी गई है। द बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान कंसाइडर द फॉलोइंग स्पीसीज एज सैक्रेड। तो बिश्नोई समाज है राजस्थान का, वो ब्लैक बक, इसे काला हिरन भी कहते हैं, और पीकॉक मोर, इनकी पूजा करते हैं। ये काला हिरन जो है, ब्लैक बक, एक बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक ही एक्टर हैं सलमान खान, तो उन्होंने इसका शिकार कर लिया था। तो बिश्नोई समाज ने सलमान खान के खिलाफ़ केस कर दिया था, और उस केस में सलमान खान को जयपुर हाई कोर्ट ने 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन अब सलमान खान ने उस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है, और वहाँ अब ये केस चल रहा है, और बिश्नोई समाज पूरा जोर लगा रहा है कि वो सलमान खान को इस काले हिरन के शिकार के केस में जेल में करवाएं। तो देखो कि कितना जोर लगाया उन्होंने, एक इतने बड़े स्टार से भिड़ गए वो। तो ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का ही एक तरीका था। थ्रू कम्युनिटी मूवमेंट एंड ग्रुप्स। तो कम्युनिटीज़ जो हैं वो कुछ मूवमेंट चलाती हैं, कुछ ग्रुप्स बनाती हैं, उसके द्वारा भी वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करती हैं। कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज देमसेल्व इनटू ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू प्रमोट इंडिजीनियस स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल द बीज बचाओ आंदोलन इन टहरी एज ए कम्युनिटी मूवमेंट दैट फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस सीड्स एंड द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये टॉपिक आपको पहले भी कराया गया था बीज बचाओ आंदोलन के बारे में, जिसमें एक टहरी जो है उत्तराखंड में, उस वहाँ पर लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, बीज बचाओ आंदोलन, जिसमें वो अपने परंपरागत फसलों के बीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसमें आंदोलन था। थ्रो कम्युनिटीज़ मूवमेंट एंड ग्रुप द चिपको मूवमेंट, ये भी वहाँ जिक्र किया गया था उसी डीब्रीफ में जिसमें बीज बचाओ आंदोलन का पहले जिक्र आया था। ये भी उत्तराखंड में ही हुआ था, जहाँ पर लोगों ने ट्रीज़ को बचाने के लिए अपने जान पे खेल गए थे। वो ट्रीज़ से साथ चिपक गए थे ताकि कोई उन ट्रीज़ को ना काटे जो उस एरिया में पड़ते थे, तो उसको चिपको मूवमेंट कहा गया। बाय द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1988 में शुरू किया था। इट एम्स टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो उसमें लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प ली गई थी उड़ीसा के अंदर, ताकि जंगलों को प्रोटेक्ट किया जाए और फिर से उनको रिस्टोर किया जाए। अंडर दिस प्रोग्राम लोकल विलेजेस अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी ऑफ द डिग्रेडेड लैंड। इन एक्सचेंज द कम्युनिटी आर गिवन वेरियस बेनिफिट्स सच एज असेस टू फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड शेयर इन द हार्वेस्टेड टिम्बर। तो इसमें लोगों को, जो लोकल पब्लिक थी आसपास के जंगलों के, उनको कई तरह उनकी एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया ताकि जो जंगलों का नुकसान हुआ है उसको रिस्टोर किया जाए, नए ट्रीज़ लगाए जाएँ और उनकी कंजर्वेशन की जाए, उनको संभाला जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके द्वारा जो विलेजेस थे उनको भी काफ़ी बेनिफिट हुआ, और उनको जो वहाँ पर जंगलों में असेस करने का, लकड़ी लाने के लिए, और जो प्रोड्यूस जंगलों से मिलते हैं उसको कलेक्ट करने की परमिशन दी गई। यहाँ तक कि जो जंगलों से जब कभी लकड़ी काटी जाती थी तो उसमें भी शेयर दिया जाता था विलेजेस को। तो इस तरह से आज ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है, और ये जो हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ये ओवर हो जाता है। तो ये इसका लास्ट वीडियो था, और ये जो हमने अभी स्लाइड्स में, इन स्लाइड्स में जो ये 11 स्लाइड अब तक हुई हैं, इनके अंदर हमने ये समझा है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो आम लोग हैं, वो किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में, उसको कंजर्व करने में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, वाटर रिसोर्सेस। तो वाटर रिसोर्स क्या है, ये हमारा 3rd चैप्टर है ज्योग्राफी का। इस चैप्टर को आपने 7th क्लास में भी स्टडी किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वाटर रिसोर्स।
तो पानी तो आप सबको पता है, सभी पानी पीते हैं, पानी की नीड सभी को है। और आप सबको पता है कि इंडिया को, भारत को नदियों का देश कहा जाता है, और भारत में कई सारी नदियां हैं, और इंडिया जो है मॉडरेट रेनफॉल रिसीव करता है, यानी कि इंडिया में अच्छी खासी बारिश होती है। और भारत जो है यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे जो मैक्सिमम रेनफॉल एरिया है वो भी भारत में ही पड़ता है। भारत के 3 तरफ समंदर भी लगता है और काफ़ी पानी की कोई कमी नहीं है भारत में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अजीब है कि जो भारत है इसमें कई एरियाज़ ऐसे हैं जो वाटर स्कार्सिटी को फेस करते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही रहेगा, वाटर स्कार्सिटी क्या है। तो इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो वाटर स्कार्सिटी क्या है, व्हाट इज़ वाटर स्कार्सिटी? तो वाटर स्कार्सिटी क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच द अवेलेबल फ्रेश वाटर रिसोर्स आर इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। कि जब जो पानी है, जितना भी पानी है, वो लोगों की नीड पूरा करने में सक्षम ना हो। अब देखिए कि जो धरती है उस पर जो टोटल एरिया है, आपने पढ़ा भी है कि पिछली क्लासेस में पढ़ा है आपने कि 71% एरिया पे पानी है, लेकिन फिर भी जो समंदर का पानी है वो हम पी नहीं सकते क्योंकि वो खारा है और वो फ्रेश वाटर नहीं है। पानी 2 तरह का होता है, साल्टी वाटर एंड फ्रेश वाटर, और जो ह्यूमन है वो अपने यूज़ के लिए ओनली फ्रेश वाटर को यूज़ कर सकता है। तो 71% को अगर हम 100% मान लें तो 97% तो साल्ट वाटर ही है धरती में, और बाकी जो 3% है उसमें से भी 2% जो है वो बर्फ़ के रूप में धरती के अलग अलग एरिया में जमा हुआ है। तो ओनली 1% पानी ही जो बचता है, जिसमें नदियाँ भी हैं, लेक्स भी हैं और अंडरग्राउंड वाटर भी है। तो धरती पे टोटल जितना पानी है उसका 1% ही ह्यूमन यूज़ कर सकता है, और उसको भी हम गंदा कर देते हैं, अक्सर उसको भी हम वेस्ट कर देते हैं। तो जब पानी की भयंकर कमी होती है और लोगों की नीड पूरी नहीं हो पाती पानी से, तो ऐसी सिचुएशन को वाटर स्कार्सिटी कहा जाता है। अब वाटर स्कार्सिटी 2 तरह की होती है, क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी और क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी। अब देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी होती है लेस और नो वाटर अवेलेबल। अगर किसी एरिया में पानी है ही नहीं तो उसे क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी कहा जाता है। और वाटर अवेलेबल इज़ अनयूजेबल, कि किसी एरिया में पानी तो है लेकिन उसे ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकते, तो उसे क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी कहा जाता है। क्वांटिटेटिव मीन्स कि कितनी क्वांटिटी में पानी है, और क्वालिटेटिव कि उस पानी की क्वालिटी क्या है, वो लायक भी है पीने के या नहीं। अब यहाँ एक बार और इसे डिटेल देखते हैं। क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी व्हेन द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इन ए रीजन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द पॉपुलेशन, इट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी। तो किसी एरिया में जो पानी है वो पीने के लिए हो ही ना, या इनफ ना हो, लोगों के लिए पूरा ना पड़े, तो उसे क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी कहा जाता है। ऐसा जो मिडल ईस्ट है, जो अरब कंट्रीज़ है, उनमें ऐसा पाया जाता है। वो रेगिस्तानी एरिया है, और जो अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है उसके देशों में भी जो पानी की भयंकर कमी रहती है, तो वो क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी वाले एरियाज़ हैं। Qualitative water scarcity when there is enough water available for the population in an area, but because of its bad quality, it is unsuitable for use. It is known as qualitative water scarcity। कि अगर किसी एरिया में पानी तो है लेकिन वो इतना गंदा हो चुका है कई अलग अलग कारणों से, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, कि उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है और वो पीने लायक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ नदियाँ तो बहती हैं लेकिन लोग नदियों के पानी को गंदा कर देते हैं, तो गंदा होने के कारण फिर वो यूजेबल नहीं रहता। कई फैक्ट्रियों का पानी नदी में छोड़ देते हैं। जैसे पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो कई नदियाँ ऐसी थी जिनके पानी इतने क्लियर हो गए थे कि उनकी ज़मीन दिखने लगी थी, जो नदी के नीचे धरातल होता है वो नज़र आने लगा था, क्योंकि फैक्ट्रीज़ बंद हो गई थी। तो बहुत कम जो फैक्ट्रीज़ का गंदा पानी है वो नदियों में जा रहा था। अब इसके कारण हम जानेंगे। सबसे पहले कॉज ऑफ क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी पानी की भयंकर कमी को कहते हैं। और कॉज ऑफ क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव है यानी कि क्वांटिटी कम क्यों है पानी की, क्यों पानी जो है वो कम है, तो उसका पहला कारण है ओवर पॉपुलेशन। तो धरती पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। भारत की अगर हम जनसंख्या देखें तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और पूरे वर्ल्ड की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो हम 9 अरब के भी पार जा चुके हैं। तो टू मैनी पीपल लिविंग इन एरिया क्रिएट्स प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज विच लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन दैट एरिया। कि अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं
तो उस एरिया में पानी के जो सोर्स हैं वो कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। अनइक्वल एसेस ड्यू टू सोशल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर लाइक रेनफॉल एंड क्लोजनेस टू रिवर, सम एरिया हैव इनफ वाटर बट others फेस वाटर स्कार्सिटी रिजल्टिंग इन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो अलग अलग कारणों से, सामाजिक और ज्योग्राफिकल कारणों से, जो कई फैक्टर हैं, जैसे रेनफॉल हो गई कि कहीं ज़्यादा बरसात होती है कहीं कम होती है, या कोई एरिया नदी के पास है कोई दूर है, तो कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पानी होता है। जैसे पंजाब हरियाणा में इतना ज़्यादा पानी देखने को मिलता है कि हम ट्यूबवेल चलाते हैं खेतों में और पीने के पानी से खेती करते हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान और गुजरात के कुछ एरिड एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ ट्यूबवेल्स तो आप भूल ही जाओ, वहाँ पर लोगों को पीने के पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन होता है जब बहुत ज़्यादा सिटीज़ होती हैं, बनती हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएँ। तो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ इज़ नोन एज अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिस्पेक्टिवली। और इसके कारण क्या होता है कि अर्बन एरिया में, शहरों में और इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है जो पीने का होता है, लेकिन उसे उन कारणों से यूज़ किया जाता है जो पीने के लिए नहीं होते। तो ऐसे में जो पानी है उसका मिसयूज़ होता है और फिर पानी की उस एरिया में कमी हो जाती है और लोगों को पीने के लिए भी प्रॉपर पानी नहीं मिलता। एक WHO के आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड की 40% जनसंख्या को या तो पानी मिलता ही नहीं है पीने के लिए प्रॉपर पूरा, या फिर गंदा पानी पी के वो गुजारा करते हैं। कॉज ऑफ क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी, कि पानी की जो क्वालिटी है वो कम हो जाए। तो क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी क्या है कि जो क्वालिटी है वो कम हो। तो डोमेस्टिक वेस्ट, तो जैसे कि हम सब घर पे अलग अलग कामों में पानी को यूज़ करते हैं और वो नालियों के ज़रिए पानी वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, जोहड़ में चला जाता है, या किसी रिवर में, या किसी भी तरह से वो पानी कहीं ना कहीं तो जाता ही है, या कुछ पानी अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पहुंच जाता है, तो जिसके कारण वो पानी गंदा हो जाता है। कुछ लोग प्लास्टिक वगैरह डालते हैं पानी में। तो डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू जो गंदगी है, एंड अनट्रीटेड सीवेज। अनट्रीटेड सीवेज का मतलब है इंडस्ट्री से निकला हुआ वो पानी जिसमें जो केमिकल है उसको ख़त्म नहीं किया गया, उसके असर को ख़त्म नहीं किया गया है। तो वो जब वाटर बॉडीज़ में पहुंचता है तो जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है, जिसे वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। और वो फिर पानी तो होता है लेकिन उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। पानी गंदा होने के कारण ह्यूमन यूज़ के लायक वो नहीं रहता। उस गंदे पानी में ना तो हम नहा सकते हैं, ना उसे पी सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं। सेकंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, मैनी इंडस्ट्रीज रिलीज टॉक्सिक अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज मेक देम अनसेफ फॉर यूज़। तो कई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो गंदा पानी जो है वो वाटर बॉडीज़ में छोड़ते हैं, जिसके कारण वो पानी ना तो पीने लायक रहता है और बहुत ही गंदा हो जाता है और ह्यूमन यूज़ के लायक नहीं रहता। नेक्स्ट है केमिकल्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो लोग हैं वो स्प्रे वगैरह करते हैं, वो केमिकल यूज़ करते हैं, और जब रेन आती है तो वो पानी जो है ओवरफ्लो होकर वाटर बॉडीज़ में पहुंचता है, जिसके कारण खेतों में यूज़ किए गए केमिकल, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, हेब्रिसाइड और फंगीसाइड वगैरह जो होते हैं, जो यानी कि फर्टिलाइज़र या जो दवाइयाँ खेतों में यूज़ होती हैं, वो वाटर बॉडीज़ में जाके उस वाटर बॉडीज़ के पानी को जहरीला बना देती हैं, जिसके कारण वो पानी भी ह्यूमंस के लिए और एज वेल एज एनिमल्स के लिए गंदा हो जाता है, वो पीने का नहीं रहता। तो यानी ऐसे में पानी होता तो है लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती कि ह्यूमन यूज़ कर सके। तो इस तरह से भी पानी की कमी क्रिएट हो जाती है। अब ये लास्ट स्लाइड में आप देखिए कि ये तीनों एक जगह पर कर दिए हैं। कॉज ऑफ क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी, ओवर पॉपुलेशन, अनइक्वल एक्सेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। एंड कॉजेज ऑफ क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूसेज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर। तो इस तरह से वाटर स्कार्सिटी आई होप आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।